हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। कल इंट्रोडक्शन क्लास था हम लोग का, क्लास 12 का। और आप लोग को बताए थे कि बहुत जल्द हम लोग लेके आने वाले हैं क्लास 12 का पूरा सीरीज। और बताए थे पूरे फिजिक्स को 5 पोर्शन में बांटे हैं हम लोग। और 5 पोर्शन 15, 16, 17, 10, 12 कुल मिला के 70 नंबर का। और जो सबसे फर्स्ट वाला आपका ब्रांच है उसको इलेक्ट्रोस्टेट बोलते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले आइए सीखते हैं इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। और देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट को समझने से पहले हम लोग एक बेसिक से एलिमेंट चीज़ को समझते हैं जो सबसे बेसिक है, कॉमन है। ठीक है, और बेसिक कॉमन चीज़ क्या है? तो देखिए, एक हम लोग टिपिकल इसका डेमो देखते हैं। देखिए, चार्ज है। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सारा चीज आज ही होगा। और चार्ज के बारे में सबसे पहले बात करें ना, तो चार्ज को जनरली दो भाग में बांट दीजिए। यानी इसके साथ दो प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है चार्ज के साथ। एक, जब चार्ज आपका रहेगा रेस्ट में, और दूसरा वाला जब जो चार्ज आपका रहेगा मोशन में। यानी चार्ज के साथ दो प्रॉपर्टी, एक जब चार्ज आपका रहेगा रेस्ट में और एक जब चार्ज आपका रहेगा मोशन में। रेस्ट करने का मतलब आप लोग समझते हैं, जब चार्ज आपका रुका हुआ रहेगा, और मोशन करने का मतलब भी जानते हैं, जब चार्ज आपका चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एक थोड़ा सा और चीजें समझिए। रुका हुआ के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटिक, या इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं स्टैट। स्टैट मतलब रुका हुआ। जो चीज रुका हुआ है ना उसको स्टैट बोलते हैं। और जो मोशन है ना उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक यानी जो चीजें चलता है, तो चलने वाले चीजों के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। अब इसके आधार पर दो चीज हो सकता है, एक जब चार्ज आपका रुका हुआ है, एक जब चार्ज आपका चल रहा है। और चार्ज के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रो। यानी इसके साथ जो हम लोग वर्ड लगा देंगे ना तो इलेक्ट्रो, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रो लगा देना तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। पता चला? यानी चार्ज के साथ दो प्रॉपर्टी, एक जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा वाला प्रॉपर्टी जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है। अब देखिए, हम लोग पहला वाला चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा। और आपको बताया था ना दूसरा वाला चैप्टर आपका मोशन के बारे में है, यानी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को और समझते हैं। और चूंकि ये आपका सबसे फर्स्ट है, अगर आप लोग को इसका ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो हम लोग बहुत जल्दी उसको भी प्रोवाइड करेंगे। और मार्किंग स्कीम, अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले अब नहीं देखे हैं, तो आप सबसे फर्स्ट वाला वीडियो को जरूर देखें, मार्किंग स्कीम वाले को। उसमें आपको आइडिया मिलेगा ना कि ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस कितना है और यहाँ से कितना मार्क्स ऑब्टेन होगा। देखिए, अब ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे चार्ज के बारे में। और आइडिया आप लोग को चार्ज के बारे में कुछ भी, कि चार्ज आया कहाँ से, एक दिमाग में आया कहाँ से चार्ज है? अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो और दिमाग चल रहा है आपका, सोचिए सोचिए सोचिए, चार्ज कहाँ से मिलेगा? सबसे फर्स्ट कुछ आइडिया नहीं है। देखिए, आदमी जो है ना, इंसान, वो स्टार्टिंग से चीज़ों को जानने में बहुत एक्टिव रहा है। जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है? क्योंकि इंसान के पास सोचने का क्षमता है, किसी चीज़ को हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, पूरे जो है ना, हम लोग अपने अगल बगल बहुत सारा ऐसा चीज़ देखते हैं ना जिसको चार्ज से रिलेट कर सकते हैं। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए ना, आपको पता चलेगा। बादल कड़कते देखा है ना, बिजली जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, उसमें होता क्या है? आकाश से बिजली जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। और वो भी किससे जुड़ा हुआ है? चार्ज से। कुछ बेसिक पहले एग्जांपल आपको बताते हैं तो पता चलेगा कि चार्ज का कितना ज़्यादा इम्प्लीकेशन है।
ठीक है। और एकदम सबसे बेसिक सा चीज़ है जो हम लोग एकदम बचपन तभी को रहते हैं ना, हम लोग को सिखाया जाता है, या स्कूल में जाते हैं ना सीख जाते हैं, एक्सपर्ट होता है ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि इसको ऐसे बाल में से जो है ना ड्रायर में इसको ऐसे घसेगा, फिर पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है ना उसके सामने से ले जाते हैं, इसको अट्रैक्ट करता है। बचपन में तो चीज़ें कर ली है, पता तो चला नहीं है क्या कैसे है। देखिए उसके साथ जो प्रॉपर्टी जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज है। जब भी हम लोग इसको ऐसे घसते हैं ना ड्रायर से तो इस पे चार्ज आता है, और ये चार्ज की वजह से जो है ना ये पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा अट्रैक्ट होता है। आप लोग कुछ सिल्क वगैरह का कपड़ा देखे हैं, जनरली दुपट्टा वगैरह इस चीज़ का बनता है सिल्क का। तब देखिएगा जब भी ऐसे ड्राई सीजन रहता है ना, जैसे गर्मियों का मौसम है, आप उसमें देखिएगा ना अगर आप उसको ऐसे जोर से झटकेंगे ना उसमें से स्पार्क निकलता है। नहीं देखे हैं? देखिएगा, अगली बार मौका मिले ना इस चीज़ को जरूर देखिएगा, ये आपको दिखेगा। वहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है ना उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखा, आप लोग एरोप्लेन देखते ना, जहाज गए भी होंगे, बहुत सारे लोग जहाज में बैठे भी होंगे। अब देखिए जहाज जब भी एरोप्लेन हवा में उड़ता है ना तो अब देखिएगा जब भी लैंड करता है, आप लोग ध्यान में दिए हुए जहाज को तो लैंड करते सब लोग देखे हुए, तो देखिएगा जहाज को लैंड करने से पहले जो है ना उसकी जो एयर पट्टी है ना, जो हवाई पट्टी है जिसपे जो जहाज का रनवे है उस पर पानी डाला जाता है। क्यों? कभी सोचे पानी क्यों डालते हैं? कभी सोचे हैं पानी क्यों डालते हैं? देखिए होता क्या है, जब भी जहाज हवा में रहता है ना, कोई भी जैसे एरोप्लेन है अभी हवा में उड़ रहा है, तो इसके साथ होता क्या है कि जब भी एरोप्लेन हवा में रहता है ना, ये हवा के साथ इसका फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन लगने की वजह से होता क्या है, इस पे चार्ज आ जाता है, और हम लोग पानी डालते हैं, पानी इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। अगर एयर रनवे पे पानी न डाला जाए ना हो सकता है इसमें आग लग जाए जहाज में। और कुछ बता देखिए चार्ज के बारे में और चीज़ है, और फोटोकॉपी मशीन देखें आप लोग, फोटोकॉपी मशीन जीरोक्स कराते हैं हम लोग, जिससे जब भी उसमें से पेपर पास होता है ना वो पेपर भी आपका चार्ज हो जाता है। नहीं पता चला? इतना सारा रियल लाइफ में चार्ज है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम लोग का जो हार्ट चलता है ना, अब देखिए पूरे बॉडी में हार्ट होता है ना, जानते होंगे, दिल क्या बोलते हैं उसको, हृदय, सॉरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना हृदय, और लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं ना हार्ट, ऐसे। अब इसमें क्या होता है ना कि इसको क्या करता है, ये स्टेबल नहीं है ना, चलते रहता है हमेशा। अगर ये काम करना बंद कर देना तो हम लोग धरती पर जीना छोड़ देंगे, यानी दिल है तभी तो जिंदगी है ना। अब हार्ट के साथ होता है कि हार्ट को चालू रखने के लिए जो है ना ये शरीर में छोटा सा स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। अब पेस मेकर का काम क्या है, पेस मेकर का काम है करंट देना। अगर करंट देना बंद कर देना तो जो हम लोग का हार्ट है ना यही बंद हो जाएगा, और जब हार्ट बंद हो जाएगा तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इतना कुछ हम लोग चार्ज के बारे में सीखे कि चार्ज का एप्लीकेशन क्या है, कैसे है, क्या है, ठीक है। हम लोग रियली जो बैटरी देखे ना आप लोग, जो आजकल तो हर एक कुछ बैटरी पावर्ड है, देखे ही होंगे बैटरी। अब बैटरी में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। इतना कुछ तो चार्ज के बारे में सीखे, लेकिन सवाल उठता है सबसे पहले चार्ज के बारे में जाना कौन। देखिए ऐसे अगर आप देखिएगा तो ग्रीक वाले लोग सबसे पहले बताए चार्ज के बारे में, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे। आपको हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना जो आप लोगों को आता है, ठीक है, और उसके बाद चीज़ों को आगे सीखते चलेंगे। देखिए आज पूरा रिलैक्स होकर के सीखते हैं, सबसे बेसिक क्लास है, और हम लोग क्लास 12 पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप 11th 9 10 वगैरह तो पढ़ के आए ही होंगे, और उसमें पता होगा कुछ चीज़ों के बारे में, जिसमें सबसे पहला वाला टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। जानते हैं ना एटम, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो उसका सारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को बियर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम।
फिर से सुनिए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच बियर ऑल इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे छोटा, सबसे तनिगो, सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी एलिमेंट का सारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को बियर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा पार्टिकल, आपको कुछ एग्जांपल दिखा था। जैसे मान लेते हैं ना हम लोगों के पास शुगर है, ठीक है, शुगर। अब शुगर को तोड़ते गए महीन, फिर उसको तोड़े और महीन, फिर तोड़े और महीन, सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा ना, सबसे छोटा पार्टिकल जो टेस्ट में अभी भी मीठा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। अब बोलेगा सर जी उसके बाद भी तो तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, और तोड़ेंगे ना तो हम लोग को क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, पॉजिट्रॉनों मिलेगा, न्यूट्रॉनों मिलेगा। लेकिन ये सबको हम लोग नहीं बोलेंगे एटम। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शुगर से नहीं मैच करता है। अब देखिए दो तीन चीजें सीखते हैं ना, आराम से सीखते हैं। देखिए एटम, अब इतना तो सबको मालूम होगा ना कि एटम में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग तीन चीज पे अपना ध्यान देंगे। एक जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरा वाला टर्म जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वाला जो टर्म है ना जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में तीन चीजें होता है, ठीक है, होता बहुत है लेकिन मेनली कितना है? तीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए ना होता क्या है, प्रोटॉन को डिनोट कर देते हैं P से, इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं E से, और न्यूट्रॉन को डिनोट कर देते हैं किससे? N से। कर दे। अब देखिए कोई हम लोग एटम बना लेते हैं, एटम के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं। आज तो सीखना ही है, सबसे फर्स्ट क्लास है। हम लोग बहुत बड़ा सा नहीं बनाते हैं, कचरा नहीं दिखना चाहिए कुछ भी। देखिए मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और जो बीच में छोटा सा बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आपका रहता क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ पे आपका रहेगा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गोल गोल घूमते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, ये सब के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, बीच वाले को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में आपका क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। और बाहर जो घूमता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। और हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको दोनों के बारे में पढ़ना है। एक पूरे के पूरे एटम के बारे में पढ़ना है। कल का अगर आपको याद होगा तो आपको बता दिए होंगे, याद तो होगा ही। एक जिसको बोलते हैं हम लोग एटम, आपका चैप्टर है, और एक चैप्टर आपका है कौन सा? न्यूक्लियस। लेकिन अभी हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस क्यों करें? अभी तो है नहीं, हाँ बाद में आएगा, बाद में सीखेंगे, तब तक के लिए चिल कीजिए। देखिए दो तीन चीज़ें और सीखिए। सबसे पहले चार्ज के बारे में आइडिया कौन दिया? तो पता चला ग्रीक लोग दिए। उन लोग को आइडिया कहाँ से है? उन लोग कहाँ से देखे चार्ज होता है? देखिए इसका तो बहुत सारा है। सबसे पहले तो लाइटनिंग इंसान देखता था। अब हम लोग का एक आदत है पूरे हिंदुस्तान में, अब देखिएगा पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा देवता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारा देवता है, बहुत सारे। हम लोग के यहाँ हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है। इसका एक मेन रीजन क्या है कि जो चीज़ें हम लोगों के बस के बाहर था ना, उसको हम लोगों ने एक देवता का नाम दे दिया। जो भी चीज़ें जो है ना, जो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको हम लोगों ने क्या बना दिया? देवता बना दिया, गॉड बना दिया। अब जैसे लोग देखते थे ना, बादल हो रहा है, बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, लाइटनिंग है, थंडर स्टॉर्म है, लोगों को कुछ पता नहीं चलता था हो क्या रहा है। लोगों ने बोला नहीं इंद्रदेव भगवान है। और ये सब जो घटना है ना, उसका कंट्रोल करना किसका काम है? इंद्रदेव भगवान का। लेकिन चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा थोड़ी मान लेंगे ये सारा इंद्रदेव भगवान का, तो हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। रियली में चार्ज का कोई डिफिनेशन नहीं है, तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ चार्ज, तो बोलेगा होता ही नहीं है, ठीक है ना। आज तक डिफिनेशन नहीं दिया गया है, मिलेगा तो बताएंगे आप लोग को, लेकिन हमको आसान मिलेगा नहीं। अब जैसे देखिए ये एक बेसिक क्वांटिटी जैसे मास क्या है, तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। कोई बोलेगा लेंथ क्या है, तो कोई डिफिनेशन नहीं दे सकते।
सकते हैं ना, अरे यार लंबाई का क्या डिफिनेशन दूंगा, लंबाई किसको बोलते हैं। हाँ 1 मीटर पूछेगा तो बता सकते हैं कि डेट इज द 1 मीटर, 1 kg पूछेगा उसको बता सकते हैं, लेकिन पूछेगा लंबाई क्या है, गलत बात है ना। अब वो इसी पूछेगा कोई चार्ज का, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब डिफिनेशन है लेकिन फिर भी हम लोग कुछ प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको बोलेंगे ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भैया। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है ना जो बेसिक है, जिसको हटा ही नहीं सकते हैं, जो नेचर में फंडामेंटल है, कुछ कुछ एलिमेंट के साथ जो है ये फंडामेंटल है, ठीक है ना। अब कहीं कहीं आप देखिएगा कोई लोग बताते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नहीं पता चला। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग उतना कुछ मत याद रखिएगा, यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज का कोई डिफिनेशन होता नहीं है, चार्ज का कोई डिफिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक वाला जो प्रॉपर्टी होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। समझ में आया। अब आगे देखिए, इस चार्ज को आगे लेके बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया भैया मेटल का, एक आदमी का नाम बताते हैं, वहां से सीखते हैं। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को ना इसमें 2-3 चीजें देखा गया। क्या देखा गया, सबसे पहले तो न्यूटन साहब आए थे। अब न्यूटन एक बहुत फेमस फार्मूला देके चले गए और उनका फार्मूला था F बराबर में Gm1m2 डिवाइड में r²। खोज हो चुका था इलेक्ट्रॉन का, खोज हो चुका था प्रोटॉन का, खोज हो चुका था न्यूट्रॉन का। न्यूटन साहब का फार्मूला बहुत पहले का था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, कितना मास होता है तो 9.11 into 10⁻³ kg। प्रोटॉन के पास भी मास होता है 1.672 into 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन के पास भी मास होता है 1.675 into 10⁻27 kg। अब एक जो है ना कंट्रोवर्सी आ गया, दिक्कत आया। क्या दिक्कत है इसको देखिए, दिक्कत यह है ना कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखते हैं, बीच का डिस्टेंस हम लोग r कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया ना, एकदम छोटा सा दूरी पे रखा गया, थोड़ा सा दूरी पे रखा गया, और इस दूरी पे रखने के बाद इसका मास न्यूटन साहब को याद किया गया, बोला गया उनका फार्मूला लगाते हैं। तो जो फार्मूला से जो निकाला गया फोर्स ना, और जब इनके बीच का फोर्स में जाके दोनों में कोई मैचिंग ही नहीं था। फिर से अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब न्यूटन साहब को याद किया गया ये बराबर Gm1m2/r²। अब न्यूटन साहब के फार्मूला से इसका निकाला गया फोर्स, लेकिन जब मेजर किया गया ना देखा गया न्यूटन साहब का फार्मूला तो वोल्ट ही नहीं करता है। अब लोगों के दिमाग में कुछ नया बात है, नहीं ये न्यूटन साहब के अलावा भी कोई है। क्यों, न्यूटन साहब का फोर्स यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। न्यूटन जो बता के गया ना उससे काफी ज्यादा फोर्स लग रहा है अभी भी इसमें, यानी कोई ना कोई चीजें तो और है, कुछ है, कुछ घापला है यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या है कैसे है सीखते हैं। अब इतना ही नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन को करके नहीं छोड़ दिया गया। अब देखा गया ना कि प्रोटॉन है, बीच का डिस्टेंस r रखा गया, फिर से न्यूटन साहब को याद किया गया, लेकिन फिर से वही। अब क्या किया गया, इतना ही थोड़ा सा और किया गया, बोला गया ना एक प्रोटॉन रखते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर से डिस्टेंस को r किया गया, फिर से फोर्स निकाला गया, लेकिन फिर से न्यूटन साहब का फार्मूला नहीं लगा। अब लोगों को पक्का यकीन हो गया था, और पक्का यकीन क्या हो गया ना कि नहीं, केवल 2 ऑब्जेक्ट के बीच में केवल न्यूटन साहब नहीं सस्टेन करते हैं, कोई और है, कुछ और है जरूर इनके बीच में जो इसको। अब देखिए हुआ क्या, इतना ही तक नहीं किया गया, लोगों ने बोला जब इतना कुछ होगा थोड़ा सा और करते हैं। एक न्यूट्रॉन को रखा, दूसरा वाले न्यूट्रॉन को भी रखा, दोनों के बीच में फोर्स निकला, लेकिन बोला नहीं इस बार न्यूटन साहब गलत नहीं है। हाँ ये 3 कंडीशन में न्यूटन साहब तो गलत चले गए, लेकिन ये चौथे वाला सिचुएशन में गलत नहीं गए। चौथे वाला सिचुएशन में न्यूटन साहब का फार्मूला वेरीफाइड हो गया। अब लोगों के दिमाग में एकदम जिसको बोलते हैं ना टेंशन वाली बात है, एकदम पूरा फुल टेंशन है,
3 जगह लाई नहीं कर रहा है, 1 जगह लाई कर रहा है। अब लोग सोचना स्टार्ट किए कि नहीं नहीं, ये फार्मूला तो गलत नहीं है, इस फार्मूला पे कोई क्लेम नहीं डाल सकते हम लोग। हाँ, इतना अजीब है ना, ये दोनों के बीच में कुछ नया है, ठीक है ना। न्यूटन साहब का फार्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो होल्ड कर रहा है, बोला ये नहीं, ये ठीक है। ये 3 जगह पे नहीं लग रहा है ना, बोला 3 जगह पे कुछ नया जरूर है, और उस नया को खोजा गया, ठीक है। और उस खोजे गए फोर्स का नया नाम दिया गया ना, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोला गया, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए और एग्जाम्पल दिखा, जैसे हम लोग इसको घसते हैं ना, ऐसे बचपन में तो जानते ही होंगे। अब इसको घस कैसे उठाते हैं ना, इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग के घर में CRT भी है, कैथोड रे ट्यूब। जो पहले डब्बा वाला टीवी आता था ना, आज तो LED पतला सा कर्व वाला भी पहले आता था, एकदम डब्बा टाइप का टीवी है ना, इतना पूमा जैसा। उसको चलने दीजिए 2-2.5 घंटा, और उसके बाद क्या कीजिएगा ना, ये अपना हाथ है इस पे देखिएगा, छोटा छोटा बाल होता है। अब इस स्क्रीन के सामने इसको ले जाइए, देखिएगा सारा का सारा जो है ना स्ट्रेट हो जाता है। क्यों, इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और वहां पे जो फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। जो फोटोकॉपी मशीन हम लोग देखते हैं ना, उसमें जो इंक होता है ना, पाउडर होता है, उस पाउडर को चिपकाता है प्लेन पेपर पे, और जिस फोर्स की मदद लेता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इतना देर से हम लोग सीख रहे हैं, कुछ और देखिए। चलिए आज तो कुछ सीखते ही हैं। अब कुछ इतना तो लोग जब कर रहे थे तो पता चला कि नहीं, प्रोटॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, काफी कुछ पता चलेगा तो धीरे धीरे। एक आदमी का नाम देते हैं, और उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए ये लिखने वाली बात नहीं है, सब फालतू फालतू है, ठीक है। बस सुन लीजिए, कथा कहानी है और सुनिए, मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा थोड़ा सा इसमें। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक आदमी का नाम। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, खुद और अपने बेटा दोनों एक्सपर्ट आदमी थे, ठीक है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया ना, पतंग उड़ाया था। बोलेगा पतंग तो हम लोग उड़ाते हैं, लेकिन नहीं, उनका पतंग उड़ाने का तरीका, हम लोग का पतंग उड़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। हम लोग मस्ती के लिए उड़ाते हैं ना, बस ढील दे काट दे हो गया। उन्होंने नहीं, उन्होंने फिजिक्स के लिए उड़ाया था। कैसे, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले चलो पतंग उड़ाते हैं, अपने बेटा को ले गए फील्ड में, और नॉर्मल डे में नहीं उड़ाए, तूफानी करते हैं, होता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं। उनके मन में है आज कुछ हम भी तूफानी करते हैं। अपने बेटे को ले गए, पतंग लिया, और पतंग को लेकर के चले गए कहाँ भाई, फील्ड में। अब थंडर स्टॉर्म हो रहा था, उस ग्राउंड में चले गए, वहां पे पतंग उड़ाया, और पतंग के साथ उन्होंने चाबी बांधा था। की होता है ना कि इस टाइप से चाबी बांधा था, इसके साथ एक तार बांधा, इस तार को नीचे लाया, इस तार को बल्ब के साथ जोड़ा उन्होंने। देखा ना, बल्ब ग्लो करता है। उनके दिमाग में कुछ जरूर आया, ऊपर बादल है ना, इस बादल से चार्ज नीचे फ्लो कर रहा है। ऐसे हो सकता है, काफी खतरनाक अगर आप करें तो आप मत ही कीजिए इसको, ठीक है। अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकला, नहीं बादल है ना, बादल से कुछ चार्ज नीचे फ्लो करता है। बाद में इनके दिमाग में और आइडिया आया, और आइडिया आया, इन्होंने सोचा ना चार्ज होता क्या है, पता क्या, चार्ज 2 टाइप का होता है। अब सोचा कि चार्ज 2 टाइप का होता है, तो फिर इन्होंने बोला चलो 2 टाइप का है ना, तो एक को प्लस बोल देते हैं, दूसरे को माइनस बोल देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझिएगा ना, जो प्लस वाला ना बड़ा है, जो माइनस वाला छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला ना चार्ज 2 टाइप का है। अब देखिए जब चार्ज 2 टाइप का हो गया ना, तो सवाल आया कि फिर कैसे पहचानेंगे कौन किस टाइप का है। तो पहचानने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला ना, चलो बताते हैं, उपाय बताते हैं। एक को प्लस बोल देना है, एक को क्या बोल देना है, माइनस बोल देना है। ऐसा कोई था नहीं कि प्लस वाला है तो बड़ा होगा, माइनस वाला है तो छोटा होगा, लेकिन उन्होंने बोला तो सब लोग मानता है, हम भी माने। देखिए प्लस वाला को क्या बोला उन्होंने, बोले जो प्रोटॉन पे चार्ज है ना उसको प्लस बोलना है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको क्या बोलना है, माइनस। जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसको क्या बोलना है, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको क्या बोलना है, माइनस।
न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल है, 0 0 है। अब 0 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अब प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब प्लस माइनस के साथ और लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए पता चला। अब बताते हैं वो भी। देखिए प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, बताए ना, प्लस वाला बड़ा नहीं है, माइनस वाला छोटा नहीं, हाँ, लेकिन एक दूसरे का उल्टा जरूर है। उल्टा करने का मतलब क्या है, नेचर दोनों का मैच नहीं करता है, ठीक है ना। अब जब भी दोनों को टच में डाल दीजिएगा ना, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब भी आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच में डालिएगा ना, खत्म, न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन अलग अलग में रहता है। अब लोग और देखने लगे। अब देखिए क्या सीखे, एक वो प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है। अब दो को जे भी प्लस प्लस रहेगा ना, दूसरे को रिपल्स करता है। रिपल्स यानी समझते हैं ना, रिपल्स दूर दूर भगाता है, बोलता है नहीं एकदम थोड़ा फर्क के रहो, हट के। अब बोला गया ना एक माइनस है, दूसरा वाला भी माइनस है, बोला ना ये भी रिपल्स करता है। देखो सेम नेचर का कोई भी दो चीज रहेगा ना, दो भाई भी रहेगा तो बहन भी रहेगा ना, दोनों का नेचर सेम रहेगा, नहीं रह सकता है, लड़ेगा, हमेशा लड़ेगा, ठीक है ना। एक को नरम, एक को कूल होना पड़ेगा, हार्ड और कूल होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चल ही नहीं सकता है। अब एक बोला गया प्लस है, दूसरे माइनस है, बोला हाँ ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बोला गया इसको माइनस करते इसको प्लस करते, बोला नहीं ये भी बढ़िया है, यानी ये भी क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा। क्या देखा, सेम नेचर सस्टेन भी नहीं करता। रियल लाइफ में बात सही है, रियल लाइफ में भी तो सही है ना, दो सेम नेचर का कभी सस्टेन कर ही नहीं सकता है, कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन दो को उल्टा नेचर का हो ना, एक अगर गर्म मिजाज का, वो ठंडा है ना, चलेगा, आराम से चलेगा, ठीक है। इन दोनों में कोई भी बात नहीं बनेगा, इन दोनों में सारा बात बनेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। यानी इतना चीज तो पता चल ही गया यार कि सेम अगर रहेगा ना, रिपल्स करेगा, सेम वाला क्या करेगा, रिपल्स। अगर दो चीजें हैं और दोनों का दोनों सेम नेचर का है, दोनों में कोई बात नहीं बन सकता है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेगा, और दूर दूर रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्स करेगा। लेकिन जब भी दोनों ऑपोजिट नेचर का होगा, समझ में आता है ना, जब भी दोनों उल्टा होगा ना, एक दूसरे को खींचेगा, सारा बात बनेगा, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट करेगा। सेम रहेगा, खींचेगा, दूर दूर रहेगा, नहीं खींचेगा, ठीक है। अब कुछ चीजें और सीखते हैं, होता क्या है, ये सबको क्या नोट कीजिएगा, आगे आते हैं जाइए। देखिए पता चल गया प्लस वाला है, माइनस वाला है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, उसके पास तो कोई चार्ज नहीं है। अब इसके बाद हुआ क्या, अब दो ऑब्जेक्ट को घसते हैं, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट को घसते हैं, घसने पर इस पे चार्ज आता है, और चार्ज क्या आता है, कितना आता है, सब कुछ सीखते हैं। देखिए लोगों ने बताया ना कि किसी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा ना, और जो प्रोटॉन पे चार्ज रहेगा, ये दोनों का दोनों चार्ज बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज और एक प्रोटॉन पर का चार्ज, दोनों चार्ज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इस बराबर वाले क्वांटिटी को क्या बोला गया मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा। एक प्रोटॉन पर का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, दोनों बराबर होता है, और उस बराबर वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। और क्वांटा को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। लेकिन हाँ, इस पे जो चार्ज होगा ना, उसका नेचर क्या होता है, माइनस, और इस पे जो चार्ज होगा ना, उसका नेचर क्या होता है, प्लस। नेचर ऑपोजिट है, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। अगर लिखने के लिए बोले ना तो देखिए, अब बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलिएगा -1 क्वांटा, -1, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका नेचर माइनस में होता है। आपको बोलेगा एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलिएगा +1 क्वांटा, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना, उसका नेचर कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक है।
तो प्रोटॉन वाले को हम लोग बोलेंगे +1 क्वांटा, इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे -1 क्वांटा। ठीक है, आगे देखिए, अभी क्वांटा हो गया, एटम की बात करते हैं, कुछ सीखते हैं और देखते हैं ट्रांसफर कौन करता है। जैसे कोई बोलेगा ना कि मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास प्रोटॉन है। कोई बोलेगा ना मेरे पास N1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास N2 प्रोटॉन है। ध्यान दीजिए क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, और इतना भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है, दोनों बराबर है, और बराबर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटा बोल रहे हैं। क्वांटा को किससे डिनोट करना है, ई से। अब मेरे पास एक सैंपल है, कोई सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास प्रोटॉन है। पता क्या चला, मेरे पास N1 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन का संख्या कितना है, N2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए अभी माइनस वाला कितना होगा, N1 इंटू में E, लेकिन इसका नेचर हो जाएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस। प्रोटॉन वाले को क्या बोलते हैं, प्लस। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस N2 इंटू में E, ऐसा बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज। पता चला, टोटल चार्ज निकालने के लिए यानी जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना और जितना प्रोटॉन का चार्ज है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा सिंपल सा, दोनों में से कुछ कॉमन उठाते हैं, कॉमन तो आता ही होगा आप लोग को। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या N2 माइनस में N1 नहीं लिख सकते हैं, घटा है कॉमन। तो अब N2 माइनस में देखिए, मान लेते हैं ना N2 माइनस में N1, तो N2 में से N1 को घटाएंगे तो कितना मिला, N मिला। मान लेते हैं कुछ तो मिलेगा ही ना, N मिला। तो क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं। और टोटल चार्ज है ना, तो चार्ज को हम लोग Q बोलते हैं। ठीक है, तो Q बराबर क्या, इसको N बोल सकते हैं और इसको E। तो Q बराबर आपका फार्मूला क्या मिला, Ne। पता चला, इस Q को क्या बोलना है, टोटल चार्ज। इस E वाले को क्या बोलना है, क्वांटा। इस N को क्या बोलना है, तो इस N को बोलते हैं इंटीजर, या कोई नंबर बोल सकते हैं। बोलते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है, जो भी चार्ज डोनेट करेगा, जो भी चार्ज एक्सेप्ट करेगा, उस सारा का सारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्वांटा का। और मालूम है इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज प्रेजेंट है, जो चार्ज दूसरे को देगा, जो चार्ज एक्सेप्ट करेगा, वो हमेशा होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E का। द चार्ज प्रेजेंट, द चार्ज डोनेट, द चार्ज गेन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा। पता चला, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है, जो दूसरे को देगा या एक्सेप्ट करेगा, उस सारा का सारा जो है ना, वह क्वांटा के टर्म में होगा। और क्वांटा क्या होता है, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पे या जितना एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहले तो चार्ज का डिफिनेशन है, तो होता ही है, गलत बात है। अब चार्ज के बारे में देखिए, सबसे पहले इसका सिंबल बनाया गया, किससे डिनोट करेंगे चार्ज को, तो बोला गया ना चार्ज है, तो इसको डिनोट करने के लिए Q लिखते हैं हम लोग, क्वीन वाला। ठीक है ना, अच्छा बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, छोटा वाला भी लिख सकते हैं। तो चार्ज का सिंबल आपका क्या होता है, Q होता है। ऐसा मत सोचेगा ना चार्ज है C से, तो हम लोग C से डिनोट कर देंगे, गलत बात। ठीक है, सिंबल इसका क्या होता है, Q होता है। बड़ा वाला या कौन सा, छोटा वाला, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका देखो मेरे भाई, SI यूनिट निकालना है इसका, तो SI यूनिट होता है कूलाम। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। कोई कोई लोग इसको कूलाम पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, गलत नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलाम बोलेंगे। कूलाम कौन थे, अपने APJ अब्दुल कलाम नहीं, एक कलाम साहब हैं, एक क्या है, कूलाम है, अलग है। बताएंगे, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, फार्मूला दिए थे न्यूटन जैसा नहीं, रिले में न्यूटन को देख
ठीक है। अब कूलाम देखिए, अब कूलाम को किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे, पता चला। यानी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को किससे डिनोट करना है? सी से। अब देखिए एक होता है सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होगा यार? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलाम। आपसे कोई पूछेगा ना चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बोलना है स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज का सीजीएस यूनिट। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो। एक को बोलते हैं प्लस, एक को बोलते हैं माइनस। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? कूलाम। सॉरी, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलाम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम। चार्ज को डिनोट करते किससे करते हैं? क्यू और क्यू से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा, जो चार्ज डोनेट करेगा, वो हमेशा होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा। ठीक है। देखिए अब एक चीज और सीखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ कौन सा? चार्ज। यहाँ पे एक चीज सीखिए, आराम से सीखिए। ठीक है। अब देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी, एक ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा वाला कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये सिल्क का क्लॉथ है और ये आपका एबोनाइट का रड है। ठीक है। अब देखिए जब इस सिल्क को एबोनाइट के रड से रगड़ते हैं ना तो ये दोनों का दोनों चार्ज हो जाता है। नहीं पता चला? जब भी इसको इससे फ्रिक्शन करते हैं ना, घसते हैं एक दूसरे में, तब क्या होता है? चार्ज हो जाता है। सवाल उठता है सर जी चार्ज आया कैसे? सिंपल है। जब भी नॉर्मल सिचुएशन है ना, नॉर्मल यानी जब एकदम न्यूट्रल सिचुएशन है, तो न्यूट्रल सिचुएशन में क्या हुआ? जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उतना उसके पास प्रोटॉन रहेगा। एकदम नॉर्मल सिचुएशन में जब भी कोई भी चीज एकदम नॉर्मल हो ना तो उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उतना है उसके पास प्रोटॉन रहेगा। और आपको बताया है कि इसका नेचर माइनस ई, इसका नेचर प्लस ई। आप टोटल जोड़िएगा, टोटल आपका क्या मिलेगा? जीरो। यानी नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो होता है। नॉर्मल सिचुएशन में जीरो है। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ना हो तो, नॉर्मल ना हो उसके लिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, पहले दो एटम से समझाते हैं आपको। ठीक है। ये आपका दो एटम है। ठीक है। इसके पास मान लेते हैं ना कि अभी इसके पास मान लेते हैं ना कि 11 प्रोटॉन है, इसके पास भी 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 है। इसके पास भी मान लेते हैं ना कि प्रोटॉन का संख्या कितना मान लें? इसके पास मान लेते हैं ना 8 है और इधर वाला भी कितना है? 8 है। इसके पास प्रोटॉन 8 होगा, इलेक्ट्रॉन 8 होगा। इसके पास प्रोटॉन 11 को, इलेक्ट्रॉन 11 को। अभी सोचिए ना कि अगर हम लोग क्या करें ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसको उठा के दे दें, इसका वाला इलेक्ट्रॉन उठाए और इसको दे दें, तब होगा क्या? इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। हम लोग इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। के वो दिया है? ए वो दिया है, तो ए वो कम हो गया। पहले था 11 गो, अब के वो बचा 10 गो, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 गो है ना। तो यानी क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन हो गया ज्यादा और इलेक्ट्रॉन हो गया कम। अब इसके साथ क्या हुआ? इसके पास पहले दोनों 8 गो था, इलेक्ट्रॉन भी 8 गो, प्रोटॉन भी 8 गो, लेकिन हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। तो जब भी देंगे ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 गो, प्रोटॉन हो जाएगा क्या गो? 8 गो। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाएगा ना, एक वैसा बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन घटेगा और दूसरा वैसा बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखिए अब चूंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है ना तो प्रोटॉन का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। यानी इसको हम लोग बोलेंगे ना ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज है। पता चला?
इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव है जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। अब सिंपल सा यार समझो ना, प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, प्लस होता है ना। अब जो प्लस नेचर का है जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव नेचर का, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिव नेचर का, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव नेचर का। अब देखिए होता क्या है, बोलेगा सर जी आप इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिए, प्रोटॉन को भी तो दे सकते थे। नहीं दे सकते हैं ना, प्रोटॉन निकलता ही नहीं है। क्यों, देखिए अब इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बाहर में घूमते रहता है, उसको तो ज्यादा मतलब है नहीं। ये बीच में आपका प्रोटॉन है, बहुत सारा प्रोटॉन है। नॉर्मल सिचुएशन में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, यही होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे ना, थोड़ा सा इसको एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड का है ना, जिसको बोलते हैं बंधा हुआ है, कसम से वादा है ना, छोड़ के जाएंगे नहीं स्टेप से। अब इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ है, लेकिन ये समझते हैं ना वादा क्या कि लिमिट है, जो उससे ज़्यादा हम लोग हीट करेंगे ना सब कुछ भूल जाता है इलेक्ट्रॉन। जब तक ये बेचारा है ना अपने नॉर्मल स्टेट में ना इसका आराम से चारों ओर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रह रहा है एकदम कंटिन्यू। लेकिन जब हम लोग हीट करेंगे ना, जब हम लोग इसको बहकाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बोलता है नहीं 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 अब नहीं रहना है तेरे साथ, और जब तेरे साथ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आराम से बाहर चला जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या, इसको बहकाना पड़ेगा। बहकाना पड़ेगा मतलब क्या, इसको हीट देना पड़ेगा। इसको जितना हीट चाहिए ना उतना इसको हीट दीजिए, ये आराम से अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाएगा। लेकिन प्रोटॉन तो बीच में होता है, एक तो प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा होता है, पूरे न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, उसमें से एक प्रोटॉन को निकलना और मुश्किल काम है। और जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो भयंकर चीज बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगेगा। तो चूंकि हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, बोलेगा प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है सर जी, ना एकदम अंदर में है, इतना डीप में है ना, उसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं। और ये बेचारा बाहर घूम रहा है, इसको थोड़ा सा हवा मारेंगे ना ये अपने घर छोड़ के भाग जाएगा, और घर छोड़ के भागेगा यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपसे कोई पूछेगा ना प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, बोलिएगा नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं होता है, प्रोटॉन को ट्रांसफर होने का कोई चांस नहीं है। चांस है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब इन दोनों को घासते हैं हम लोग। अभी मान लेते हैं ना कि इसके पास 10 गो प्रोटॉन है, इसके पास 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 गो प्रोटॉन है और 10 गो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी मान लेते हैं कि 10 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है। अभी मान के चलते हैं बराबर बराबर है। लेकिन जब ही घासिएगा ना एक दूसरे से इसको, तो आपको बताया ना प्रोटॉन तो जाएगा नहीं है, तो प्रोटॉन पे ध्यान क्यों डाल रहे हो, प्रोटॉन तो जाएगा नहीं। अब मान लेते ना इसका 3 इलेक्ट्रॉन इधर चला आया घासे, और घासने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन इधर चला आया। अब देखिए ना इसके पास क्या बच गया, 7 गो बच गया, और इसके पास 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब देखिए 10 है 7 है, बड़ा हो गया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ना पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एबोनाइट करंट कैसा हो गया, प्लस वाला। और इसमें क्या है ना भैया 13 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 गो प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस चार्ज हो गया। यानी जब भी हम लोग घासते हैं ना दो ऑब्जेक्ट को, अब हम लोग इसको घासते हैं ना तो घासने के बाद क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर हुआ तो मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया ना तो ये माइनस चार्ज हुआ, और ये वाला क्या हुआ, प्लस चार्ज हुआ। ठीक है। अच्छा एक और कॉमन सा बात याद रखिए, उसको भी हम लोग सीखते हैं, हाँ सीखते तो हैं। चले देखिए और इलेक्ट्रॉन उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, निगेटिव बोल दिया। अब बोलता है ना कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास अभी आपको बताए थे 672 × 10⁻⁻27 kg, यही होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताए थे, 9.11 × 10⁻31 kg। अच्छा आपसे पूछता है ना क्या चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है और मास का ट्रांसफर ना हो, नहीं समझ आया। देखिए
कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कब होगा? कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कब होगा? कुछ पता है आपको? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब। नहीं पता चला? कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कब होगा? चार्ज होने का सिचुएशन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना तब हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा ना वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो ही नहीं सकता है। यानी उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से, एक एटम से किसी दूसरे एटम में जा रहा है ना तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 0 नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी मास है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करेंगे ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे या तो उसका मास बढ़ेगा या तो उसका मास घटेगा, उसका मास कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। ध्यान दीजिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करेंगे ना या तो उसका मास बढ़ेगा या तो उसका मास घटेगा, लेकिन उसका मास कांस्टेंट नहीं रह सकता है। कैसे? अभी देखिए, और सवाल उठता है किसका मास बढ़ेगा किसका मास घटेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल इस टाइप से लोग पूछते हैं आपसे। तो देखिए, मान लेते हैं एक एटम, पहला एटम है, बड़ा सा एटम नहीं बनाते हैं, छोटा सा एटम बनाते हैं। जल्दी से समझिए इसको। देखिए, एक एटम है, दूसरा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बोले ना जा बेटा उसमें चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको दे दिए, ठीक है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया ना तो बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ा या घटा? इसका इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इसको दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ा या घटा? तो घट ही गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? बढ़ गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन घटता है ना उसको हम लोग बोलते हैं माइनस चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, सॉरी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन घटेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर ही माइनस होता है। यानी ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया कौन सा? नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन कौन दिया था? प्लस वाला। इलेक्ट्रॉन कौन दिया था? प्लस वाला दिया था ना, इसका ये दिया था उसको। अब जब प्लस वाला इलेक्ट्रॉन दिया था तो इलेक्ट्रॉन अकेले थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी तो जाएगा ना। यानी जब ये प्लस होगा ना तो इसका जो मास है ना वो मास भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। और इसके साथ क्या होगा? ये गेन कर रहा है ना, तो यानी इस सिचुएशन में इसका मास क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग माइनसली चार्ज कर रहे हैं, निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, चले, कोई ऑब्जेक्ट को निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, उसका मास बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। कोई ऑब्जेक्ट है ना, फिर से सुनिए, सोचिए, बताइए। कोई ऑब्जेक्ट है ना उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज किए, उसका मास बढ़ेगा या घटेगा? तो निगेटिवली चार्ज किया है ना, इलेक्ट्रॉन उसको जबरदस्ती दिए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन दिया तो मास भी दिया होगा, मास दिया होगा उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? बढ़ा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करेंगे ना निगेटिव से उसका मास बढ़ेगा, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे ना उसका मास घटेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बोलता है ना किसी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, नेट चार्ज। एक लाइन में इसको लिखते हैं ना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, अच्छा ये सिंबल को क्या बोलते हैं? कुछ याद आ रहा है? ओहो, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। मैथ वाला सिग्मा तो याद ही होगा ना, इसको सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा क्या बोलता है कि क्यू नेट निकालोगे ना सर 0 आएगा। क्यू नेट निकालोगे तो क्या आएगा? 0। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। नेट चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड बोले यहाँ से, और वर्ड बहुत मायने रखता है आपके लिए। नेट चार्ज, नेट चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेट चार्ज को नहीं कर सकते हैं। चलिए समझते हैं।
जैसे ये मेरे पास फर्स्ट एटम हो गया, ये मेरे पास सेकंड एटम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें, पूरा मेरा एक सिस्टम है, अब देखिए तो इसमें कोई नया चार्ज नहीं आ रहा, हो रहा है क्या, ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन का अदला बदली कर रहा है, ठीक है ना, पलटा पलटी कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऐसा नहीं है ना कहीं बाहर से चार्ज आ रहा है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज का निर्भर रहता है, नेट चार्ज नहीं बदल सकता है पूरे सिस्टम का, लेकिन हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, आपको हम बताएंगे बाद में, आप सीखिएगा ना बीटा डीके। और बीटा डीके में होता क्या है, बीटा डीके होता है आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, वहाँ पे आपको सिखाएंगे ना, एक न्यूट्रॉन को तोड़ोगे ना भाई तो एक प्रोटॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। ध्यान दीजिए, आप एक न्यूट्रॉन को तोड़ेगा ना, एक प्रोटॉन मिलेगा, एक आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब देखिए तो एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। प्रोटॉन पे कितना होता है, +E, +1 क्वांटम। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -E। अब देखिए ना, चार्ज तो क्रिएट कर दिए ना, +E क्रिएट किए, -E क्रिएट किए, चार्ज तो क्रिएट कर ही दिए, लेकिन अगर नेट चार्ज की बात करें ना तो +E और -E फिर से आपको कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 0। और इधर भी नेट चार्ज आपका कितना है, 0। नेट चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ समझ में आया। आज हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है। और इन सारे चीज़ों, ये बेसिक है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं या कोई स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं ना, तो ये सारा टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले लोग इस टाइप से सवाल देते हैं। इसमें से आप इसको जरूर देखें और सीखिए, बार बार समझिए, पढ़िए मन लगा करके। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।